हेलो एवरीवन, आज हम लोग ऑसिलेशन देखेंगे क्लास 11 से। तो यहाँ पे हम लोग का जो पीरियोडिक मोशन है, इसके डेफिनेशन क्या होता है कि इफ ए पार्टिकल मूव्स with a regular interval, repeat itself with a regular interval of time, that thing is known as periodic motion. तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो खुद को रिपीट करेगा, तो ऐसे मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। और ऑसिलेटरी मोशन, और इसका और एक नाम है वाइब्रेटरी मोशन, हार्मोनिक मोशन। ये तीनों नाम है इसका, ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, और हार्मोनिक मोशन, तीनों नाम है इसका। तो हार्मोनिक देखो इसका डेफिनेशन क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन, इसको बोला जाता है टू एंड फ्रो मोशन। मेरे पास एक टर्म याद रखना, टू एंड फ्रो मोशन with mean position और from mean position। मीन पोजीशन से आगे पीछे जो भी ऑसिलेशन होगा, जो भी ऑब्जेक्ट का मूव होगा, उसी को हम लोग वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन या तो हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। देखो ये हार्मोनिक मोशन है, ये अभी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ये वाला नहीं हुआ है, ये अभी भी हम लोग का हार्मोनिक मोशन है। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन देखो, ये हम मैथमेटिक्स के नॉलेज से हम लोग जानते हैं कि अगर कोई पार्टिकल एक रेगुलर इंटरवल, कोई ऑसिलेशन रेगुलर इंटरवल टाइम बाद अगर खुद को रिपीट करता है, तो क्या होता है कि वो रेगुलर इंटरवल करके अगर एफ ऑफ थीटा मिलता है, जैसे एफ ऑफ थीटा प्लस टी, अगर एफ ऑफ थीटा होता है तो उस टाइप के मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। जैसे साइन ऑफ थीटा, तो साइन ऑफ थीटा प्लस अगर 2 पाई करोगे तो 2 पाई इधर क्या है, 2 पाई इधर टी के बराबर है, तो साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई क्या होता है, साइन थीटा होता है। देखो, तो एफ ऑफ थीटा प्लस टी करके अगर एफ ऑफ थीटा मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। इसका मतलब साइन थीटा क्या हो गया, एक पीरियोडिक फंक्शन हो गया। सिमिलरली कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 पाई क्या होता है, हम लोग का कॉस थीटा होता है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस थीटा भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये 2 पाई इंटरवल बाद खुद को रिपीट करेगा, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा ये हम लोग का पीरियोडिक फंक्शन होता है। A periodic function which can be represented by a sine or cosine curve are called harmonic function। तो कोई भी पीरियोडिक फंक्शन हो उसको अगर हम लोग सिंगल साइन और सिंगल कोसाइन में अगर हम लोग ला पाएंगे तभी हम लोग बोलेंगे हार्मोनिक फंक्शन। सिंगल साइन और सिंगल कोसाइन में अगर नहीं ला पाते तो एक्सेशन नहीं होता है। ऑल हार्मोनिक मोशंस आर नेसेसरीली पीरियोडिक, तो सब हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक होना चाहिए, मगर सब पीरियोडिक फंक्शन हार्मोनिक होगा ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब हार्मोनिक मोशन है तो पीरियोडिक को जरूर होगा। A periodic function which cannot be represented by a single sine or single cosine are called non-harmonic motion। तो कोई भी अगर जैसे देखो sin t प्लस cos t प्लस tan t प्लस cot t, अगर ऐसा कोई फंक्शन है तुम्हारे पास तो वो फंक्शन पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक है। तो देखो sin t cos t इंडिविजुअली पीरियोडिक है, दोनों मिलाओगे तो फिर भी वो पीरियोडिक होगा, मगर tan t मिलाओगे तो वो पीरियोडिक नहीं होगा। तो इसका मतलब कि sin t प्लस cos t प्लस tan t प्लस cot t, इसको हम लोग सिंगल साइन और सिंगल कोसाइन में हम लोग नहीं ला पाएंगे, तो इसीलिए वो वाला जो फंक्शन होगा वो नॉन हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। तो हार्मोनिक फंक्शन का डेफिनेशन है कि सिंगल साइन और सिंगल कोसाइन होना ही होगा, नहीं होगा तो वो सिंपल नॉन हार्मोनिक फंक्शन होगा। जैसे एक एग्जांपल देख लो, जैसे sin ओमेगा t प्लस cos ओमेगा t, तो इसके x ऑफ t ले लो, sin ओमेगा t प्लस cos ओमेगा t, √2 बाहर ले लो, इधर 1/√2 आएगा तो उसकी जगह cos π/4 लिख सकते हैं, इधर 1/√2 आएगा उसकी जगह sin π/4 लिख सकते हैं। sin a cos b प्लस cos a sin b, sin ऑफ a प्लस b। तो इधर एक चीज देखो, जो हम लोग का फंक्शन दिया गया था उसको हम लोग सिंगल साइन में लेके आ चुके हैं, sin ऑफ ओमेगा t प्लस π/4। तो सिंगल साइन में लेके आ चुके हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि sin ओमेगा t प्लस cos ओमेगा t क्या है, एक हार्मोनिक फंक्शन है। अब ये पीरियोडिक है कि नहीं देखना है अगर तुमको, तो तुम ये काम करो, जैसे तो हम लोग को ये वाला रिलेशन पहले से पता है, t इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, हम लोग यहाँ पे t लिखे थे तो t के जगह तुम 2 पाई बाई ओमेगा भी बैठा सकते हो। तो t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, साइन ऑफ इधर देखो तो t के जगह क्या बैठाओगे, t के जगह x ऑफ t, x ऑफ स्मॉल t जब था तब इधर ओमेगा t था, तो x ऑफ अभी क्या है, अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं कि t प्लस 2 पाई बाई ओमेगा, तो अभी t के जगह क्या होगा, t के जगह क्या होगा, t प्लस 2 पाई बाई ओमेगा होगा। इसको ब्रेक कर दो, ओमेगा t प्लस 2 पाई ओमेगा, ओमेगा काटिएगा तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4,
तो इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो 2 पाई प्लस थीटा क्या होगा साइन थीटा। तो अब देखो ये वाला क्या हो गया, जो ओरिजिनल फंक्शन था √2 sin ऑफ ओमेगा t प्लस पाई बाई 4 वही वाला तो लौट के आया, मतलब x ऑफ t फंक्शन लौट के आया। तो इसका मतलब इसका पीरियड क्या निकल के आया 2 पाई बाई ओमेगा। इसका मतलब ये पीरियोडिक भी है, ये हार्मोनिक भी है, क्योंकि ये सिंगल साइन में हम लोग लेके आ चुके हैं। तो ये हार्मोनिक भी हो गया, और क्योंकि ये t प्लस 2 पाई बाई ओमेगा करके हम लोगों को x ऑफ t मिल गया, जैसे ये वाला फॉर्मूला था ऐसे मिल गया इसमें यहाँ पे, तो ये पीरियोडिक भी होगा। इसका मतलब ये पीरियोडिक भी है, ये हार्मोनिक भी है। ऐसा एक क्वेश्चन जरूर तुम लोग के एग्जाम में आएगा कि दिखाओ कि ये वाला पीरियोडिक है, ये वाला नॉन पीरियोडिक है, ये वाला हार्मोनिक है, ये वाला नॉन हार्मोनिक है। अब देखो तो और एक एग्जांपल देख लो, जैसे x ऑफ t इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस ओमेगा t। तो e टू द पावर माइनस ओमेगा t, e टू द पावर माइनस ओमेगा t का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। तो दिस इज डिक्रीजेस मोनोटोनिकली, डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर यहाँ पे तुम t के जगह इंफिनिटी बैठाओगे, देखो इसे t जाते जाते t, ये t एक्सिस है, तो t के जगह तुम इंफिनिटी बैठाओगे तो ये e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, मतलब 1 बाई इंफिनिटी, 1 बाई 0 इंफिनिटी। तो x ऑफ t, तो ये वाला क्या होगा, ये t के जगह तो 1 t, ये क्या हो गया 1 बाई e टू द पावर ओमेगा t। t के जगह इंफिनिटी बैठो, e टू द पावर इंफिनिटी क्या होगा, इंफिनिटी होगा, तो 1 बाई इंफिनिटी क्या होगा 0 होगा। मतलब x ऑफ t, मतलब t जब इंफिनिटी होगा तब ये फंक्शन 0 की तरफ जाएगा, 0 को मतलब छूते रह जाएगा, मतलब छुएगा नहीं, क्योंकि 1 बाई 0 अनडिफाइंड भी होता है, ये हम लोग को याद रखना। मतलब 1 बाई 0, 1 बाई इंफिनिटी 0 होता है, मतलब इंफिनिटी में जब जाएगा ये फंक्शन उसके करीब होगा, एकदम 0 नहीं होता, उसके करीब होता है। तो ये डिक्रीजिंग मोनोटोनिकली हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, नॉन पीरियोडिक है। देखो पीरियोडिक फंक्शन है तो एक इंटरवल बाद उसको रिपीट होना चाहिए था, मगर यहाँ पे रिपीट कहाँ हो रहा है, ये तो पूरा पूरा डिक्रीज करते जा रहा है। जैसे सिमिलरली अगर देखो log ऑफ ओमेगा t का कर्व है, तो log ऑफ t का कर्व हम लोग को पता है log 1 0 होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है हम लोग का कर्व log। तो यहाँ पे हम लोग को t अगर तुम इंफिनिटी बैठेगा log ऑफ ओमेगा t इंफिनिटी होगा। तो इसका मतलब ये log ऑफ t अगर t इंफिनिटी बैठेगा तो ये भी इंफिनिटी की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये भी रिपीट होने का कोई चांस नहीं है, इसका मतलब ये भी नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा। अब देखो, अब जब हम लोग समझ चुके हैं कि हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, जब हम लोग समझ चुके हैं, अभी हम लोग एसएचएम में मूव कर सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, हार्मोनिक मोशन क्या होता है वो हम लोग देख चुके हैं। जो सिंगल साइन में और सिंगल कोसाइन में अगर लापता है, जैसे ये वाला एग्जांपल दिए थे, ये वाला एग्जांपल दिए थे, इसको सिंगल साइन में हम लोग लेके आके चुके थे, तो वो वाला हम लोग का हार्मोनिक मोशन हुआ था। तो इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कब बोलेंगे, तो इसका एक डेफिनेशन है, इफ ए पार्टिकल moves to and fro about the mean position under the action of a restoring force which is directly proportional to its displacement from the mean position and is always directed towards the mean position। जैसे स्प्रिंग का केस में हम लोग को पता है कि अगर कोई यहाँ पे स्प्रिंग, इसको अगर तुम यहाँ से खींचे हो कोई एक फोर्स है, तो इसका जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है, ये रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा ऑपोजिट में होता है, ये हम लोग को पता है। और ये हुक्स लॉ भी है, ये हम लोग को पता है कि F इक्वल्स टू माइनस kx होता है, जहाँ पे k हम लोग का फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग फैक्टर भी इसको बोलते हैं। तो यही वाला डेफिनेशन है। अगर तुमको पूछे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन क्या है, ये एग्जाम में आता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन क्या है, तुमको क्या बोलना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन ये है कि इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब F इक्वल्स टू माइनस kx होना चाहिए, दैट इज एज सिंपल एज दैट, तभी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। तो यहाँ पे F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन बैठा दो, मास इंटू एक्सीलरेशन इक्वल्स टू मास k इंटू x, तो एक्सीलरेशन होगा माइनस k बाई m इंटू x। अब देखो k तो एक कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट को हम लोग प्रोपोर्शनल में अगर घुसा दे तो एक्सीलरेशन, अभी देखो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक नया डेफिनेशन आगे उभर चुका है, जो एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट। तो इसी को लेके अगर हम लोग एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का नया डेफिनेशन बना सकते हैं कि a simple harmonic motion of a particle is defined as if the particle moves to and fro about the mean position under the acceleration। यहाँ पे हम लोग under the action of a restoring force बोले थे, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि under the acceleration which is directly proportional to its displacement। acceleration is directly proportional to its displacement, ये भी हम लोग का हो जाएगा simple harmonic motion का definition। अगर एग्जांपल दिया जाए तो oscillation of a loaded spring, अगर कोई लोडेड स्प्रिंग है उसको तुम छोड़ दोगे तो ये आगे पीछे करते जाएगा, तो ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। वाइब्रेशन ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क को अगर तुम
थोड़ा फोर्स दोगे तो वो भी वाइब्रेट करते जाएगा, एक मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में वो हिलते जाएगा, तो वो भी हम लोगों का SHM है। और एक देखो एक बॉब, ये पेंडुलम को अगर हम लोग यहाँ पे जाके छोड़ देंगे तो ये भी ऐसे ऐसे मूव करते जाएगा, तो ये भी एक SHM का एग्जाम्पल है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है SHM का। तो देखो F=-kx होता है, ये अभी हम लोग जान चुके हैं। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग बोलते हैं कि F=मास इनटू एक्सीलरेशन। अब देखो एक्सीलरेशन क्या है, dv/dt। अब v को क्या लिख सकते हैं, dx/dt, तो d2x/dt²। तो F=मास इनटू d2x/dt² होता है हम लोग का फोर्स। अब फोर्स की जगह बैठा दो, मास इनटू d2x/dt² -kx। तो m को इधर नीचे डाल दो तो -k/m इनटू x। यहाँ पे k/m को हम लोग ω² लेते हैं, तो क्या हो गया d2x/dt² -ω² इनटू x। इसको इधर लेके आओ तो d2x/dt² प्लस ω² 0। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ भी ये सेकंड ऑर्डर का है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो हम लोग के यहाँ पे सिलेबस पे है नहीं, बट यू हैव टू रिमेंबर द सॉल्यूशन बिकॉज इट मे कम एज MCQ। तो d2x/dt² प्लस ω² x = 0, ये हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। और यहाँ पे ये जो एक नंबर जो हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो x = a cos ωt प्लस φ0 होता है। तुमको अगर डाउट है तो तुम x के जगह a cos ωt प्लस φ0 इधर बैठाओ, तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करोगे, फिर ω² के साथ इस x को मल्टीप्लाई करोगे, तुमको 0 ही मिलेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, x = a cos ωt प्लस φ0। यू हैव टू रिमेंबर दिस। यहाँ पे हम लोग का जो a होता है वो हम लोग का एम्पलीट्यूड होता है। जैसे देखो यहाँ पे अगर कोई साइन वेव है या कोसाइन वेव है, कोई भी है, तो ये वाला हम लोग का a होता है, जो एम्पलीट्यूड होता है वो a हो जाता है। और हम लोग का ये पूरा वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल फेस, और ये पूरा अंदर का जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं फेस। पूरा वाला चीज को हम लोग बोलते हैं फेस, और जो φ0 होता है उसको बोलते हैं इनिशियल फेस, जो मतलब जब टाइम 0 था तब सिग्नल का पोजीशन क्या था, तो वो वाला हम लोग का हो जाता है φ0। टाइम पीरियड हम लोग को पता है p = 2π/ω। ओमेगा अभी हम लोग यहाँ पे ले चुके हैं कि ω² k/m, तो ओमेगा क्या होगा √k/m। तो इसको अगर ऊपर उठाओगे तो √m/k। यहाँ पे m को हम लोग जनरली बोलते हैं इनर्शियल फैक्टर, क्योंकि मास से रिलेटेड है, और k को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग फैक्टर। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, t = 2π√m/k हो जाता है तुम्हारा टाइम पीरियड ऑफ SHM। एक सम देख लेते हैं सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ए बॉडी ऑसिलेट्स विद SHM अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x = 5 मीटर cos 2π रेडियन/सेकंड t प्लस π/4। तो यहाँ पे देखो ये पूरा वाला चीज क्या है, ये फेस है, ये π/4 क्या है, φ0 है, मतलब इनिशियल फेस है। ये 5 मीटर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये वाला हम लोग का एम्पलीट्यूड हो गया। तो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे चुका है। At t = 1.5 सेकंड यू हैव टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। अब देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या है, देखो अगर तुम जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे, a sin ωt प्लस φ0 और a cos ωt प्लस φ0 ऐसा होता है। अब यहाँ पे ओमेगा की जगह क्या लिखा है, 2π लिखा है, तो यहाँ पे ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है वो वाला क्या है 2π रेडियन/सेकंड, तो दिया हुआ है। t = हम लोग को पता है 2π/ω। अब 2π/ω, ओमेगा क्या है इधर 2π है, तो 2π/2π दैट इज 1 सेकंड। इसका मतलब टाइम पीरियड भी तुमको दे चुका है, और टाइम क्या है 1.5 सेकंड में तुमको कैलकुलेट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन तो यहाँ पे दिया है वो 5 cos 2πt प्लस π/4। तो t तुमको दिया है 1.5 सेकंड, बैठा दो और ये इसको कैलकुलेट करो, तो ये कैलकुलेट करो 3π प्लस π/4 होगा, cos 3π प्लस π/4 मतलब माइनस cos π/4 cos π/4 1/√2 मतलब 0.707 मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर -3.535 मीटर। वेलोसिटी अगर तुम कैलकुलेट करना चाहते हो तो वेलोसिटी dx/dt, तो जो भी इक्वेशन दिया है इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट कैसे होगा, जैसे 5 भी रहेगा, 5 भी रहेगा, cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ 2πt माइनस साइन ऑफ ये वाला इक्वेशन देखो, ये वाला माइनस इसका cos का क्या होगा माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ 2πt प्लस π/4 ये वाले बता दो। अभी अंदर घुसेगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो अंदर जब ये डिफरेंशिएशन करोगे 2π कांस्टेंट है, 2π को बाहर निकाल दो, 2π को बाहर निकाल दिए तो dt/dt क्या होगा 1, और ये π/4 कांस्टेंट है ना उसके लिए 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब dx/dt करके क्या निकला ये वर्ड।
अब यहाँ पे तुम वैल्यू बता दो, 2 पाई साइन ऑफ 2 पाई टी का 1.5 है, मतलब 3 पाई प्लस पाई बाई 4 होगा, मतलब वो साइन पाई बाई 4 ही होगा। साइन पाई बाई 4 1/√2 दैट इज 0.707, पाई की जगह 22.7, वैल्यू कैलकुलेट करो 22.22 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन देखो क्या होता है dv/dt, तो जो वेलोसिटी निकला है हम लोग का ये वाला, इसी को फिर से डिफरेंशिएट कर दो। कैसे करेंगे देखो, -5 × 2 पाई इसको बाहर रख दो, -5 × 2 पाई इसको बाहर रख दो, मतलब -10 पाई इसको बाहर रख दो। साइन के लिए क्या होगा cos, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 और cos ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, जैसे वैसे। अब अंदर घुसेगा, डिफरेंशिएशन अंदर होगा, तो अंदर क्या होगा, अंदर 2 पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, तो 2 पाई × 10 पाई स्क्वायर, तो क्या होगा 20 पाई स्क्वायर हो गया। और dt/dt 1 होता है, पाई बाई 4 के लिए 0, तो इसका dv/dt करोगे तो क्या निकलेगा, -20 पाई स्क्वायर cos ऑफ 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। तो जरा वैल्यू बैठा दो, 2 पाई इंटू टाइम 1.5 सेकेंड बोला है, बाकी सब वैल्यू तो दिया हुआ है, बैठा दो, यू विल गेट द आंसर एज 139.56 मीटर पर सेकेंड। अभी हम लोग देखते हैं कि एनर्जी क्या होता है एसएचएम में। तो पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। जैसे देखो अभी हम लोग देखे थे कि d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0, तो उस इक्वेशन का, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या था हम लोग का, x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट, ऐसा कुछ सॉल्यूशन हम लिख दिए थे। अब देखो इसी को डिफरेंशिएट कर दो, v इक्वल टू dx/dt होगा, cos के लिए माइनस साइन होगा, ओमेगा t प्लस फाई नॉट, अंदर घुसेगा, ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, t के लिए dt/dt 1, फाई नॉट के लिए 0, तो v हो गया ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर होता है, तो हाफ m इसका स्क्वायर कर दो, तो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई नॉट। अभी एक चीज देखो कि a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई नॉट, sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई, sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो 1 - cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई नॉट, तो इसको अभी ब्रैकेट ओपन कर दो, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर हो गया। अब a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई नॉट क्या होगा, x स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हम लोग बोल सकते हैं कि हाफ m ओमेगा स्क्वायर, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये वाला हो गया तुम्हारा इक्वेशन। अब देखो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं, k/m, तो k को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी तुम इसको भी याद रख सकते हो, हाफ k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। देखो F इक्वल्स टू क्या हम बोले थे हम लोग, -kx होगा। तो अभी ये जो पहले हम लोग जितना डिस्प्लेस किए थे इस ऑब्जेक्ट को, अभी आप थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस करें, तो इफ वी डिस्प्लेस द पार्टिकल फर्दर थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस dx, तो उसके लिए थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस करेंगे, अभी रेस्टोरिंग फोर्स पीछे की तरफ है, तो उसके अगेंस्ट में हमको डिस्प्लेस अगर करना है, तो कुछ ना कुछ वर्क डन हमको करना होगा। तो अभी वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अभी देखो अगेंस्ट, फोर्स के अगेंस्ट में हो रहा है, तो माइनस f इनटू dx। अभी f क्या है हम लोग का, -kx, तो +kx इनटू dx हो गया। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन होगा, इंटीग्रेशन कर दो, इधर इंटीग्रेशन कर दो, हो गया, इधर इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन 0 से डिस्प्लेसमेंट x तक करेंगे और इधर 0 से w तक करेंगे। इंटीग्रेशन dx का क्या होता है, x मतलब ओमेगा हो जाएगा, और इधर इंटीग्रेशन x टू द पावर 1 है, x टू द पावर 1 + 1 / 1 + 1 दैट इज x² 2, सॉरी 0 to x, तो ये वाला क्या हो गया, हाफ के x²। अपर लिमिट बता दो माइनस लोअर लिमिट बता दो, तो हाफ के x² आ जाएगा। ये जो वर्क डन हम लोग किए थे, दिस वर्क डन अगेंस्ट द रेस्टोरिंग फोर्स इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। ये जो वर्क डन हम लोग किए थे, यही तुम्हारा स्प्रिंग में और जो सिस्टम है उसमें तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से स्टोर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या निकल के आया हम लोग का, U = हाफ के x²। अब देखो k के जगह हम लोग ओमेगा m ओमेगा स्क्वायर बैठा सकते हैं, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अभी देखो ओमेगा हम लोग को पता है 2 पाई n, जहाँ पे n और म्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, तो इधर ओमेगा की जगह तुम 2 पाई म्यू भी बैठा सकते हो, तो ये वाला इक्वेशन भी याद रख सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये वाला हाफ के a² - x² इतना याद रखना है काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी याद रखना है हाफ, पोटेंशियल एनर्जी याद रखना है हाफ के x², ये भी हाफ के x², ये हाफ के a² - x², इतना तुम याद रखो, बाकी काम हो जाएगा, क्योंकि तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, k के जगह m ओमेगा स्क्वायर बैठा सकते हो, और ओमेगा के जगह 2 पाई n और 2 पाई म्यू बैठा सकते हो। टोटल एनर्जी क्या है हम लोग का, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या निकला, हाफ के a² - x², पोटेंशियल एनर्जी क्या निकला, हाफ के x²।
ये हाफ के एक्स स्क्वायर जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, ये स्प्रिंग का भी पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इसका डेरिवेशन तो सिलेबस पे है नहीं, बट तुम याद रख सकते हो। स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है वो भी हाफ के एक्स स्क्वायर ही होता है। तो यहाँ पे तुम अगर इसको ओपन करोगे, हाफ के स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर चला जाएगा, तो बचा क्या, हाफ के ए स्क्वायर। अभी के जगह एम ओमेगा स्क्वायर हम लोग बता सकते हैं, ऐसा कुछ इक्वेशन हम लोगों का यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब एक चीज देखो, तो यहाँ पे ये जो हम लोग का जो फाइनल जो इक्वेशन निकला है, जो एनर्जी का इक्वेशन निकला है, वो पहला क्या है, हाफ के ए स्क्वायर और हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इधर देखो जो एनर्जी होता है वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, मतलब तुम कितना दूर गया है कितना पास है उसके ऑसिलेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इधर देखो टाइम का भी कोई क्वांटिटी नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम और डिस्प्लेसमेंट का भी कोई क्वांटिटी इक्वेशन में है नहीं, एनर्जी में। Hence, in the absence of any frictional force, the total energy of a harmonic oscillator is conserved। तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब इसी को अगर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें तो एट द मीन पोजीशन, मतलब जहाँ पे x 0, एट द मीन पोजीशन यहाँ पे x क्या होगा 0, इधर क्या होगा, इधर से प्लस है, इधर क्या होगा माइनस है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिनिमम है। तो एट द मीन पोजीशन दिस पोजीशन में x क्या होगा 0 होगा, यहाँ पे x 0 बैठा था तो हाफ के a स्क्वायर आ जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या रिलेशन था, हाफ के एक्स स्क्वायर था, तो x के 0 बैठेगा तो 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि मीन पोजीशन में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, क्योंकि ये हाइट में तो उठा ही नहीं। हाइट में जब तक उठेगा नहीं ये वाला ऑब्जेक्ट, तो ये इसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगा, पोटेंशियल एनर्जी हाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, ये हम लोगों को पता है। तो यहाँ का मतलब कि यहाँ पे मीन पोजीशन में पूरा एनर्जी क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी। हेंस एट द मीन पोजीशन द एनर्जी, द टोटल एनर्जी इज ऑल काइनेटिक एनर्जी। अब एक्सट्रीम पोजीशन में देखो, ये एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम लेफ्ट, वहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है प्लस और माइनस है। तो यहाँ पे अगर तुम प्लस माइनस से बैठा दोगे स्क्वायर प्लस ही होगा, इसका माइनस स्क्वायर 0 होगा। इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जब भी ऐसे मूव करेगा फाइनल पोजीशन में वेलोसिटी 0, जब भी ऐसे मूव करेगा फाइनल पोजीशन में वेलोसिटी 0। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी हम लोग का 0 होता है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे तुम बैठा दो, x के जगह a बैठा दो, x के जगह यहाँ पे a बैठा दो, तो हाफ के a स्क्वायर निकल के आएगा। इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन में हम लोग का पूरा एनर्जी क्या रहता है, पोटेंशियल एनर्जी रहता है, काइनेटिक एनर्जी उधर होता नहीं। इसी को अगर हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में देखें, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ भी एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे देखो जब 0 था मीन पोजीशन 0 है, मीन पोजीशन ये एक्स एक्सिस से डिस्प्लेसमेंट लिए है, वाई एक्सिस में हम लोग एनर्जी लिए। जब मीन पोजीशन था तब काइनेटिक एनर्जी हम लोग का क्या था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी नहीं था। अब जब जितना दाहिने तरफ जाओगे काइनेटिक एनर्जी घटते जाएगा, जितना बाएं तरफ जाओगे काइनेटिक एनर्जी घटते जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या था एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था, काइनेटिक एनर्जी क्या था 0 था। तो इस एक्सट्रीम पोजीशन, लेट अस से दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन, प्लस है दिस इज द माइनस है। तो माइनस है में पोटेंशियल एनर्जी क्या था मैक्सिमम, ये देखो मैक्सिमम है। और मीन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0 है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। और माइनस ए में क्या है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। अभी तुम इस दो ग्राफ का ऐड करोगे, इसको 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 इतना हाइट और इतना हाइट ऐड करोगे तो इतना टोटल हाइट मिलेगा, मतलब तुमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, तुमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ये डिपेंडेंट ही नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं कि एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। इस ग्राफ से हम लोग ये भी पता चल रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब यहाँ पे ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ये डिपेंडेंट ही नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं कि सिंपल पेंडुलम एसएचएम फॉलो करेगा या नहीं करेगा। ये वाला एग्जाम, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तुम लोग का बोर्ड लेवल में आएगा, या तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है यहाँ से जेई में जरूर सवाल मिलने वाला है। तो ये देखो ये वाला एक सिंपल पेंडुलम है, जो इसको हम लोग इसको डिस्प्लेस किए हैं इधर। इसका स्ट्रिंग का जो लेंथ है ये इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है। तो ये एल लेंथ है एल, इसको इधर मूव किए तो टेंशन जो होगा टुवर्ड्स द अटैचमेंट टी होगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होता है टेंशन। और इसका जो मास है जो वेट है वो mg है, तो ये वाला फोर्स है। और अगर ये वाला थीटा है, ये वाला थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो ये mg cos थीटा, ये mg sin थीटा। तो यहाँ पे जो पेंडुलम है, जो बॉब है, इस बॉब को नीचे की तरफ, मतलब उसका मीन पोजीशन में कौन खींच के ला रहा है, ये जो mg
sin थीटा कंपोनेंट है, यही वाला कंपोनेंट इसको खींच के इसको ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो रेस्टोरिंग फोर्स हम लोगों को क्या पता है कि रेस्टोरिंग फोर्स यहाँ से क्या दिख रहा है कि यहाँ पे mg sin थीटा ही इस बॉब को उसके ओरिजिनल पोजीशन में लेके आ रहा है, तो यही वाला हो गया तुम्हारा क्या रेस्टोरिंग फोर्स। तो F इक्वल्स टू माइनस mg sin थीटा mg। अब देखो sin थीटा का जो तुम्हारा एक्सपेंशन होता है, sin थीटा का एक्सपेंशन जो होता है वो ऐसे होता है कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस, मतलब यहाँ पे ऑड कंपोनेंट रहता है, और जहाँ पे ऑड कंपोनेंट ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो जाता है, यहाँ पे थीटा माइनस ऑफ थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल, इसका sin थीटा का एक्सपेंशन होता है ये वाला। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर थीटा कॉमन लेते हैं तो mg थीटा 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई इसको तो 3 फैक्टोरियल को तोड़ोगे तो 6 और 5 फैक्टोरियल को तोड़ोगे तो 120, ऐसा आ रहा है। अब देखो अगर थीटा स्मॉल है, अगर ये वाला एंगल स्मॉल है तो ये जो हायर देखो स्क्वायर उसके बाद 4 उसके बाद 7 ये सब क्या आएगा, ये सब 6 उसके वो सब हायर कंपोनेंट क्या होगा और भी स्मॉल होगा। तो थीटा अगर स्मॉल है उसका स्क्वायर और भी स्मॉल, उसका फोर्थ पावर और भी स्मॉल, तो बाकी सब टर्म हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को F इक्वल्स टू क्या मिला माइनस mg इंटू थीटा। अब यहाँ पे देखो थीटा हम लोग का यहाँ पे क्या है, देखो अगर ये सर्कल है, अगर ये वाला रेडियस है r और ये एंगल थीटा है, ये s है, तो s इक्वल्स टू हम लोग को क्या पता है r थीटा, मतलब थीटा क्या होता है आर्क बाई रेडियस। थीटा क्या होता है आर्क बाई रेडियस, ये हम लोग को पता है आर्क बाई रेडियस होता है। तो ये यहाँ पे आर्क क्या है, ये सर्कुलर मोशन है, तो यहाँ पे आर्क क्या है इतना आर्क ले रहे हैं हम लोग, इतना आर्क, तो इतना आर्क को हम लोग ले लिए कि x है, इतना आर्क को x ले लिए, तो s इक्वल्स टू r थीटा, तो x इक्वल्स टू क्या होगा r इंटू थीटा। r क्या है, r है हम लोग का यहाँ पे रेडियस l, लेंथ l इंटू एंगल थीटा। तो यहाँ पे हम लोग थीटा बोल सकते हैं कि थीटा यहाँ से बोल सकते हैं कि x बाई l, तो यहाँ पे थीटा की जगह x बाई l बैठा दो तो माइनस mg इंटू x बाई l आ गया। F इक्वल्स टू क्या है मास इंटू एक्सीलरेशन, बैठा दो मास यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन हो गया माइनस g बाई l इंटू एक्स। अब g बाई l को हम लोग ले लिया ओमेगा स्क्वायर, तो एक्सीलरेशन क्या हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ओमेगा स्क्वायर एक कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। देखो हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके कि अगर ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म है ना हम लोग का ऑसिलेशन का सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ये एक्सीलरेशन अगर डिस्प्लेसमेंट से प्रोपोर्शनल है तो भी वो SHM ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग का एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल भी आ रहा है और माइनस है, मतलब ये मीन पोजीशन के तरफ होगा, मीन पोजीशन के तरफ होगा एक्सीलरेशन का डायरेक्शन। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो सिंपल पेंडुलम है ये भी SHM फॉलो करता है, ये भी SHM फॉलो करता है। यहाँ से टाइम पीरियड निकालने के लिए 2 पाई बाई ओमेगा होता है, ओमेगा हम लोग क्या लिए थे इधर, ओमेगा लिए थे हम लोग रूट अंडर g बाई l, मतलब ओमेगा स्क्वायर हम लोग लिए थे g बाई l, तो ओमेगा क्या होगा रूट अंडर g बाई l, ओमेगा की जगह g बाई l लगा दो, l ऊपर चला जाएगा तो 2 पाई रूट अंडर l बाई g। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। द बॉटम ऑफ ए डीप ऑन ए रोड हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R, a rickshaw of mass m capital M left a little away from the bottom oscillates about the dip, reduce the expression for the period of oscillation। तो ऐसे है डीप है कुछ रोड में, ये रोड है यहाँ पे कोई डीप है, ये वाला जो हम लोग का रिक्शा है ये ऑसिलेट करते जा रहा है, मतलब ये उठ नहीं पा रहा है, इधर आ रहा है फिर पीछे जा रहा है, इधर आ रहा है पीछे जा रहा है, मतलब ये जो ऑसिलेशन है इसका टाइम पीरियड निकालना है, इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या है। तो ये अगर ऑसिलेशन है तो ये देखो कर्वेचर है, तो कर्वेचर का कोई सेंटर भी होगा, तो ले लेते कि सेंटर इधर, सेंटर अगर उधर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लेते कि ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो जो हम लोग यहाँ पे टेंशन लिए थे, यहाँ पे टेंशन तो नहीं ले पाएंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे न्यूटन लॉस मोशन में हम लोग पढ़े थे नॉर्मल रिएक्शन लेंगे, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन। और यहाँ पे वेट रिक्शा का जो वेट है वो हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर होता है, पता है हम लोग हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर। तो ये mg है, अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, तो ये mg cos थीटा होगा, ये mg sin थीटा, देखो एकदम बिल्कुल इसी की तरफ है। तो mg sin थीटा कंपोनेंट रिक्शा को पुल कर रहा है, रिक्शा को आगे मीन पोजीशन की तरफ लेके आ रहा है। तो इधर हम लोग बोल सकते हैं क्या फोर्स कांस्टेंट क्या हो गया माइनस mg sin थीटा। और थीटा अगर स्मॉल है हम लोग को पता है, थीटा अगर स्मॉल है तो थीटा ऑलमोस्ट इक्वल्स टू साइन थीटा होता है एंड थीटा ऑलमोस्ट इक्वल्स टू tan थीटा भी होता है। तो इधर साइन थीटा लेके हम लोग चलते हैं, थीटा साइन थीटा, थीटा इक्वल्स टू हम लोग को अभी हम लोग क्या दे रखे हैं कि थीटा क्या होता है
आर्क बाई रेडियस। तो आर्क बाई रेडियस, आर्क हम लोगों का क्या है, इतना सर्कुलर पाथ के लिए इतना AB, इतना आर्क ले लो, इतना आर्क AB डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस क्या है, आर है। तो इधर ये जो आर्क है इसका लेंथ हम लोग y ले लेते हैं, तो y बाई आर। तो इधर क्या हो गया, इधर क्या हो गया हम लोगों का mg, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है हम लोगों का, साइन थीटा क्या है y बाई आर। तो mg इंटू वाई बाई आर। तो देखो ये पूरा तो कांस्टेंट है, तो ये प्रोपोर्शनल के अंदर घुसा दो, तो f प्रोपोर्शनल टू y। इसका मतलब क्या है, और माइनस भी है, तो f इक्वल्स टू माइनस की x अगर होता है तो SHM होता है। तो इसका मतलब ये रिक्शा SHM फॉलो करेगा। तो टाइम पीरियड क्या होगा, और यहाँ से फोर्स कांस्टेंट क्या दिख रहा है, फोर्स कांस्टेंट दिख रहा है कि k स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर mg बाई r। k इक्वल्स टू mg बाई r, इसको हम लोग k लिए थे, f इक्वल्स टू माइनस kx, तो इसको mg बाई r को हम लोग k लिए थे, तो k इक्वल्स टू mg बाई r। तो 2 पाई इक्वल्स टू हम लोग को क्या पता है, टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई, t इज इक्वल टू 2 पाई, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा रूट अंडर mg बाई r होगा, तो इसको तुम 2 पाई इंटू रूट अंडर m बाई k। तो 2 पाई इंटू m बाई k, k क्या है हम लोगों का, mg बाई r। तो 2 पाई इंटू रूट अंडर r बाई g, यही टाइम पीरियड तुमको निकालना था। सो अभी हम लोग देखते हैं कि एक स्प्रिंग का ऑसिलेशन क्या होता है। जैसे देखो ये वाला अभी इसका मीन पोजीशन है, यहाँ पे फोर्स हम लोग अप्लाई नहीं किए इस ऑब्जेक्ट में, अभी हम लोग इसको स्ट्रेच किए हैं, तो इसका जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा वो ऑपोजिट में होगा। तो F इक्वल्स टू माइनस kx जो है वो ऑपोजिट में एक्ट कर रहा है इधर। तो डिस्प्लेसमेंट ले लो कि x हुआ मीन पोजीशन से, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x। तो इसको अगर तुम कॉम्प्रेस करोगे तो इसका कॉम्प्रेस इधर करो, फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हो, तो जो तुम्हारा फोर्स कांस्टेंट है वो किधर होगा, वो दाहिने तरफ होगा। जो तुम्हारा रेस्टोरिंग फोर्स है वो तुम्हारा किधर होगा, वो दाहिने तरफ अप्लाई होगा, F इक्वल्स टू माइनस k। तो इधर एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, तो मेरा पिक्चर में थोड़ा गड़बड़ हो गया, मगर ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है x वो वाला सेम ही डिस्टेंस है। जितना तुम इधर इसको एक्सपांड किया उतना ही इधर तुम कॉम्प्रेस किया। तो इधर क्या दिख रहा है कि हम लोग का रेस्टोरिंग फोर्स क्या है, F इक्वल्स टू माइनस kx। F को हम लोग अभी अभी सीखे कि क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन को d2x बाई dt स्क्वायर लिख सकते हैं, तो m इंटू dx स्क्वायर बाई dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस kx। तो d2x स्क्वायर बाई dt स्क्वायर इक्वल्स टू k बाई m x, और k बाई m को हम लोग ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से सीधा सीधा क्या दिख रहा है कि फोर्स सीधा सीधा हम लोग को दिख रहा है कि जो एक्सीलरेशन है d2x बाई dt स्क्वायर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है और ऑपोजिट में है। इसका मतलब ये जो स्प्रिंग है ये SHM शो करता है। तो इसका जो टाइम पीरियड है 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा क्या लिए हम लोग, k बाई m, तो रूट अंडर k बाई m, तो 2 पाई रूट अंडर m बाई k। तो पिछले वाला जो सम हम लोग लिए थे वहाँ पे भी हम लोग यही वाला m बाई k वाला फॉर्मूला यूज किए थे। तो फ्रीक्वेंसी 1 बाई t होता है, तो 1 बाई 2 पाई रूट अंडर k बाई m हो जाएगी। अब एक चीज याद रखना कि स्प्रिंग अगर पैरेलल में, देखो इधर एक स्प्रिंग है, इधर एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k2, एक ही मास के ऊपर अगर कनेक्टेड है तो ये स्प्रिंग दो पैरेलल है। या तो ये कैसे, या तो ये प्लस, इसी को वर्टिकल करते तो ये वाला होता है। तो दोनों के लिए याद रखना कि पैरेलल में स्प्रिंग कांस्टेंट या ऐड हो जाता है, सिंपली ऐड हो जाता है, मतलब k1 प्लस k2 हो जाएगा। सीरीज में अगर है ये स्प्रिंग है उसके साथ फिर एक स्प्रिंग के साथ मास कनेक्टेड है, इसको अगर उल्टा कर दे तो ये वाला कॉन्सेप्ट था यहाँ पे सीरीज में लगेगा, मतलब k सीरीज का जो इक्विवेलेंट k होगा स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, क्या होगा k1 k2 बाई k1 प्लस k2। अब देखो फ्री ऑसिलेशन, और इसको हम लोग अनडैम्प्ड ऑसिलेशन भी बोलते हैं। फ्री ऑसिलेशन और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मतलब अभी भी डैम्पिंग आया नहीं है, मतलब वहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। इफ ए बॉडी कैपेबल ऑफ ऑसिलेशन is slightly displaced from its position of equilibrium and left to itself, it starts oscillating with a frequency of its own। ये जो अपना अपना फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट करने लगता है, इसी को हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन भी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ओन, द फ्रीक्वेंसी विथ व्हिच द बॉडी ऑसिलेट्स इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। और ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है हम लोग का 1 बाई 2 पाई रूट अंडर k बाई m। ये भी हम लोग प्रूफ किए। In the absence of dissipative force, मतलब frictional force, resistive air force, the dissipative force, such a body vibrates with a constant amplitude and frequency. Such oscillations are also called undamped oscillation। तो जो free oscillation होता है एक टाइप का undamped oscillation होता है। देखो यहाँ पे undamped है, कोई damping नहीं है, इसलिए इसका जो wave है ये equal, इसका amplitude पॉजिटिव एम्पलीट्यूड नेगेटिव एम्पलीट्यूड सेम है, और इसका ऑसिलेशन रेगुलर इंटरवल में सेम ही है। ये डिस्प्लेसमेंट है, एक है डिस्प्लेसमेंट।
तो देखते हैं कि डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है। द ऑसिलेशन इन व्हिच द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस ग्रेजुअली। जैसे देखो इस ग्राफ में देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्लस है, मिनिमम एम्पलीट्यूड माइनस, नेगेटिव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड माइनस है। तो यहाँ पे समय के साथ साथ देखो ये जो एम्पलीट्यूड है ये घटते जा रहा है, एक टाइम बाद वो वैनिश हो जाएगा। तो इसी टाइप का ऑसिलेशन को हम लोग बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। मेंटेन्ड ऑसिलेशन क्या होता है, जैसे देखो तुम डैम्प्ड ऑसिलेशन हो रहा है, अगर तुम बाहर से जितना एनर्जी यहाँ पे ऑसिलेशन में लूज हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है, उतना एनर्जी तुम अगर बाहर से प्रोवाइड करते हो तो उसका जो ऑसिलेशन है वो मेंटेन्ड रहेगा। इफ टू एन ऑसिलेटिंग सिस्टम एनर्जी इज कंटिन्यूअसली सप्लाइड फ्रॉम द आउटसाइड at the same rate at which the energy is lost by it, then its amplitude can be maintained constant. तो उसी टाइप के ऑसिलेशन को हम लोग मेंटेन्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। फोर्स्ड ऑसिलेशन, when a body oscillates under the influence of an external periodic force not with its own natural frequency, तो एक्सटर्नल जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ अगर ऑसिलेशन करे, not with the system natural frequency but with the frequency of the external periodic force, its oscillations are said to be forced oscillation. The external agent which exerts the periodic force is called driver and the oscillating system under consideration is called driven body. जैसे देखो एग्जांपल देख लो फोर्स ऑसिलेशन का। When the stem of a vibrating tuning fork is pressed against a table, a loud sound is heard. This is because the particles of the table are forced to vibrate with the frequency of the tuning fork, इसीलिए साउंड और भी ज्यादा गहरा लगता है। Resonant oscillations and resonance क्या होता है? It is the particular case of forced oscillations in which the frequency of the driven force is equal to the natural frequency of oscillation. ये बहुत important case है, and the amplitude of oscillation is very large. Such oscillations are called resonant oscillation and phenomena is called resonance. जैसे देखो an aircraft passing near a building shatters its window panes. If the natural frequency of the window matches the frequency of the sound waves sent by the aircraft, तो वो क्या होता है कि एयरक्राफ्ट तो बहुत दूर से जा रहा है, मगर वो जो फ्रीक्वेंसी जो एयर में जो उसका फ्रीक्वेंसी रिलीज होगा, साउंड फ्रीक्वेंसी, अगर उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर ग्लास का विंडो का अगर फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगा तभी हम लोग का जो विंडो है वो शटर कर जाता है। इसीलिए क्या बोलते हैं कि जब हम लोग मार्च करते हैं, रूट मार्च करते हैं, इसमें आर्मी का जो रूट मार्च होता है ब्रिज में, वो एक साथ जो पैर उन लोग फेंकता है तो वो सेम फ्रीक्वेंसी एक साथ नहीं होना चाहिए। अगर जो फ्रीक्वेंसी से आदमी जा रहा है, अगर उसका फ्रीक्वेंसी अगर ब्रिज का फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो गया तो वो ब्रिज कोलैप्स हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग उसको ध्यान रख के ऐसे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर हम लोग आज खत्म कर चुके हैं। तो तुम लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है आदि_विज्ञान, इसको तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है अगर यूट्यूब में देखने का अगर तकलीफ हो रहा है तो इसका पीडीएफ हम लोग, इस लेक्चर का पीडीएफ हम लोग भेज देंगे। तो पहले पीडीएफ से लिख लो, उसके बाद तुम वीडियो चला के देख लो, तो मुझे लगता है कि अच्छा लगेगा। थैंक यू।